नमस्कार साथियों, मैं अनिल कुमार श्री गंगानगर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल पर जो सीनियर सेकेंडरी मैथ्स का टॉपिक है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स उसको पढ़ रहे हैं। और पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने पढ़ा था ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, रिवर्स मैट्रिक्स किसे कहते हैं, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज। तो उस टॉपिक को रिकॉल करते हैं और फिर आज के उस टॉपिक पर आज उसके क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा था परिवर्त मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जिसे हम ए की टी से लिखते हैं। अगर किसी मैट्रिक्स की सभी पंक्तियों को स्तंभ बना दिया जाए या स्तंभ को पंक्तियां बना दी जाए तो जो नई मैट्रिक्स प्राप्त होती है वो हमारी ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाती है। अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो m इंटू n है तो उसकी जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होती है, परिवर्त मैट्रिक्स होती है, उसका ऑर्डर जो होता है वो n इंटू m होता है। यदि किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर m इंटू n है तो उसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ऑर्डर n इंटू m होता है। इसके अलावा इसकी प्रॉपर्टीज बताई थी आपको। पहली प्रॉपर्टी डिस्कस की थी कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो होता है वो a होता है। फिर आपको बताया था a प्लस बी का ट्रांसपोज जो होता है वो a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज होता है। ये बताया था कि a माइनस बी का जो ट्रांसपोज होता है वो a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज होता है। फिर आपको बताया था k इंटू ए, k कोई स्केलर है, k इंटू ए का ट्रांसपोज होता है k इंटू ए का ट्रांसपोज। उसके अलावा आपको बताया था कि a इंटू बी का जो ट्रांसपोज होता है वो b का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज होता है। यहाँ पर दो के अलावा तीन चार मैट्रिसेस जैसे हो सकती हैं, जैसे तीन मैट्रिक्स हो a इंटू बी इंटू सी का ट्रांसपोज, तो c का ट्रांसपोज इंटू b का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज होता है। a की पावर n का जो ट्रांसपोज होता है वो a ट्रांसपोज का पावर n होता है। तो ये आपको ट्रांसपोज क्या होता है और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। फिर हमने जिक्र किया था सममित मैट्रिक्स और विषम सममित मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपको बताया था कि ये वर्ग मैट्रिक्स के लिए ही परिभाषित होती है, यानी कि ए सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक होने से पहले उसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना कंपलसरी है। अगर किसी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के इक्वल है तो वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स सममित मैट्रिक्स कहलाती है। अगर ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। यानी कि इफ ए आई जे equal to a ji for all I and j then a is symmetric। और अगर किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट इस प्रकार से हैं कि a i j equal to minus a j i तो मैट्रिक्स क्या कहलाती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। तो सममित मैट्रिक्स कौन सी होती है और विषम सममित मैट्रिक्स कौन सी होती है। फिर हमने इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस की थी लास्ट क्लास में। जो इकाई मैट्रिक्स होती है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। अगर a कोई वर्ग मैट्रिक्स है, अगर a कोई वर्ग मैट्रिक्स है तो आपको बताया था कि a इंटू ए की t हमेशा सममित होती है, a की t इंटू ए हमेशा सममित होती है, a प्लस a की t हमेशा सममित मैट्रिक्स होती है और a माइनस a की t हमेशा विषम सममित मैट्रिक्स होती है। लास्ट क्लास में आपको प्रूफ करवा चुके हैं। फिर आपको बताया था कि किसी मैट्रिक्स को अगर हम स्केलर से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसका नेचर चेंज नहीं होता। यानी if A is symmetric then K into A is symmetric, if A is skew symmetric then K into A is skew symmetric। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में यूनिकली लिखा जा सकता है। किसी भी वर्ग मैट्रिक्स को एक सममित मैट्रिक्स और विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में यूनिकली रिप्रेजेंट किया जा सकता है। लास्ट क्लास में आपको ये बात बताई जा चुकी है। फिर मैंने आपको बताया था कि इफ a इज सिमेट्रिक, अगर a सममित है, अगर a सममित है तो a की पावर n, n इज एनी इंटीजर, सममित होता है। और आपको क्या बताया था कि अगर a इनवर्स n की जगह पर -1 रखें तो वो भी सिमेट्रिक होगा। यानी कि इस वर्ग मैट्रिक्स का जो इनवर्स मैट्रिक्स होती है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है इफ एग्जिस्ट। और a सिमेट्रिक है तो a की पावर n सममित होता है, k इंटू a जो होता है वो भी एक सममित मैट्रिक्स होता है अगर A सममित है तो। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर A विषम सममित है, अगर A विषम सममित है तो जो उसकी
पॉजिटिव अपने इवेंस पावर्स हैं, a की पावर 0, a की पावर 2, a की पावर 4, वो सिमेट्रिक होती है, वो समित होती है a की पावर 2n, ये सिमेट्रिक होती है, और a की पावर 2n प्लस 1 जो होता है वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। फिर मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि b की पावर t a इंटू b, ये मैट्रिक्स अगर a समित है तो ये मैट्रिक्स समित होती है, अगर a विषम समित है तो ये मैट्रिक्स विषम समित होती है। फिर एक प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि अगर a और b दो सममित मैट्रिक्स हैं तो a इंटू बी प्लस b इंटू a ये सममित होता है, और a इंटू बी माइनस b इंटू a ये विषम सममित होता है। तो ये प्रॉपर्टीज हम लास्ट क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं, फिर भी ज्यादा जानकारी के लिए और इसको अच्छी तरह से समझने के लिए आप जो लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 8 ट्रांसपोज मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसको आप देख सकते हैं। एक प्रॉपर्टीज और है जो आपको लास्ट क्लास में नहीं बताई थी, उसको हम डिस्कस करते हैं, फिर हम इस टॉपिक पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि ये टॉपिक अच्छी तरह से हमें समझ आ जाए। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टीज है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम सममित मैट्रिक्स के मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं। विषम सममित मैट्रिक्स के विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं। विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं। ये ऐसा इसलिए होता है, वो देखते हैं कि मान लीजिए एक हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, वर्ग मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। जब हम इसका ट्रांसपोज करते हैं, जब भी किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया जाता है तो हम देखेंगे कि जो 1 1 एलिमेंट है वो ट्रांसपोज करने के बाद भी 1 1 की पोजीशन पर ही रहता है, और जो 1 2 एलिमेंट है वो बन जाता है 2 1 ट्रांसपोज करने के बाद। जैसे हम ट्रांसपोज करते हैं तो 1 1 अपनी जगह पर रहता है, 2 2 जो है वो भी अपनी जगह पर रहता है, और जो 3 3 एलिमेंट है वो भी अपनी जगह पर ही रहता है, ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता। अगर कोई मैट्रिक्स जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल होना चाहिए, -a के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि उसके मैट्रिक्स के एलिमेंट और उसके ट्रांसपोज के मैट्रिक्स के एलिमेंट के अंदर इस तरह का संबंध होना चाहिए कि aij इक्वल टू -aj, यानी कि 1 2 और 2 1 में माइनस का फर्क होना चाहिए, 1 3 और माइनस का साइन का फर्क होना चाहिए। अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर माइनस का 3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 3 है और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3, लेकिन ये एलिमेंट तो अपनी जगह पर ही रहता है। अगर पहले 2 था तो बाद में होना चाहिए -2, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि पहले 2 हो और बाद में -2, अपनी पोजीशन तो चेंज करेगा नहीं। तो यहाँ 2 होना चाहिए, जहाँ -2 होना चाहिए, यहाँ 3 होना चाहिए, यहाँ -3 होना चाहिए। तो यहाँ पर पहले भी 2 था और बाद में भी 2 है। अगर माइनस का निशान नहीं आएगा तो माइनस कॉमन नहीं आएगा, तो विषम सममित मैट्रिक्स नहीं बन पाएगी, क्योंकि हमें माइनस कॉमन लेना है, और ये माइनस केवल तभी कॉमन आ सकता है अगर यहाँ पर 0 है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर a एलिमेंट है और उसका हमने ट्रांसपोज किया तो a की जगह पर a ही अगर आया तो फिर हम माइनस कॉमन कैसे ले पाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि विषम सममित मैट्रिक्स है तो माइनस कॉमन आना चाहिए। तो माइनस कॉमन केवल उसी स्थिति में आ सकता है अगर यहाँ पर 0 हो, यहाँ पर भी 0 हो और यहाँ पर भी 0 हो। यानी कि एक मैट्रिक्स अगर विषम सममित मैट्रिक्स है तो उसके विकर्ण के अवयव शून्य ही होने चाहिए, और बाकी अवयव जो हैं उसमें माइनस का फर्क होना चाहिए। इस चीज को उदाहरण से हम समझते हैं कि मान लीजिए मैंने एक उदाहरण लिखा यहाँ पर 0 2 3 और माइनस का 2 माइनस का 3 0 5 माइनस का 5 0। जब हम इसका ट्रांसपोज करते हैं तो ये वाला एलिमेंट जब यहाँ आएगा तो यहाँ पहले माइनस का 2 था, बाद में बन जाएगा 2। तो अगर इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस का 2 बन जाएगा, लेकिन ये वाला एलिमेंट तो पहले भी यही था और अब भी वही रहेगा। तो इसमें से माइनस कॉमन कब आ सकता है, जब ये 0 हो। अगर यहाँ पर 7 था और हमने यहाँ पर ट्रांसपोज करने के बाद 7 लिखा तो इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस का 7 बन जाएगा। ये इसके इक्वल नहीं हो पाएगा, और केवल तभी हो पाएगा अगर यहाँ पर 0 है तो हम माइनस कॉमन ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब ये है
कि जब हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो जो उसके स्क्वायर मैट्रिक्स के मुख्य विकर्ण के अवयव हैं वो अपना स्थान नहीं बदलते। तो अगर हम चाहते हैं कि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तो उस ट्रांसपोज मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन लेने के बाद एलिमेंट सेम बनना चाहिए। तो माइनस कॉमन लेने के बाद वो एलिमेंट नो चेंज रहे, ऐसा तभी हो सकता है अगर वो पहले भी एलिमेंट जीरो था तो माइनस कॉमन लेने के बाद वो जीरो रहा। दूसरा, आप इसको जो इंडेक्स की फॉर्म में हमने एलिमेंट को लिखा है तो एमएससी के अंदर हम टेंसर पढ़ते हैं तो उसका यूज कर सकते हैं। अगर हम इसको इधर लेके आएंगे तो हम इसको लिख सकते हैं कि क्या बन जाएगा उस केस में 2aij इक्वल टू 0 और इफ i इक्वल टू 0 यानी इफ iaj इक्वल टू 0। ये टेंसर एनालिसिस के अंदर इस चीज को हम पढ़ते हैं कि इसके जो मुख्य विकर्ण के अवयव हैं जब i इक्वल टू 0 होगा तो वो क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो किसी विकर्ण मैट्रिक्स की ये प्रॉपर्टी है कि अगर कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं, नॉट वाइस वर्सा। विलोम सत्य नहीं है, विलोम सत्य नहीं। नॉट वाइस वर्सा का मतलब ये है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स को देखते हैं और हमें यहाँ पर मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य दिखाई देते हैं तो इसको देखते ही हम ये नहीं कह सकते कि ये एक विषम समित मैट्रिक्स होगी ही होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 7 है तो ये कतई विषम समित मैट्रिक्स नहीं हो सकती, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है जबकि इसके मुख्य विकर्ण के अवयव शून्य है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के मुख्य विकर्ण के अवयव शून्य होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर 0 नहीं लिखा गया तो हम ये कह सकते हैं कि ये कतई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं हो सकती। अगर मुख्य विकर्ण के अवयव शून्य नहीं है तो विषम समित मैट्रिक्स नहीं होगी, लेकिन केवल मुख्य विकर्ण के अवयव शून्य होने पर वो मैट्रिक्स विषम समित नहीं हो जाती। तो ये आज की प्रॉपर्टी थी हमारी एक और कि विषम समित मैट्रिक्स के मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं, नॉट मुख्य विकर्ण के, नॉट वाइस वर्सा। इसका विलोम सत्य नहीं है। दूसरी एक बात और है जो भी आपको ये बताई थी कि जब हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो उसके मुख्य विकर्ण के अवयव अपना स्थान नहीं बदलते। इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ट्रेस ऑफ a की पावर t इक्वल टू होता है ट्रेस ऑफ a। किसी मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होता है, उसके विकर्ण के अवयवों का योग। तो क्योंकि जब हम उसका ट्रांसपोज करते हैं तो उसके मुख्य विकर्ण के अवयव वही रहते हैं, इसलिए उसका ट्रेस और जो पहले वाली मैट्रिक्स थी उसका ट्रेस यानी उनके अवयवों का योग समान रहता है। तो ये था विषम समित मैट्रिक्स की विशेषता। विषम समित मैट्रिक्स के मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं बट नॉट वाइस वर्सा। अब हम इस टॉपिक पर जो लास्ट क्लास में और जो भी हमने इसको पढ़ा है इस टॉपिक पर क्वेश्चंस करते हैं ताकि ये टॉपिक अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। हाँ जी, तो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 18 है, पेज नंबर 10। तो अगर कोई पहली बार ये वीडियो देख रहा है तो उसकी जानकारी के लिए उसको बता दें कि ये जो क्वेश्चंस की पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दी गई है और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है, वहां से आप ये क्वेश्चंस की पीडीएफ अवेलेबल कर सकते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है पेज नंबर 10 पर। ए जो है वो n क्रम का एक विषम समित मैट्रिक्स है। ए n क्रम का विषम समित मैट्रिक्स है, विषम समित मैट्रिक्स है। तो A में अशून्य अवयवों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? अधिकतम संख्या आपको बतानी है। ऑप्शन है हमारे पास n² n इंटू n-1, तीसरा ऑप्शन है 1/2 n इंटू n+1 और चौथा ऑप्शन है 1/2 n इंटू n-1। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं और A जो है वो n क्रम की एक विषम समित मैट्रिक्स है और A में नॉन जीरो एलिमेंट कितने होंगे ये आपको बताना है, मैक्सिमम कितने होंगे। देखें क्या सॉल्यूशन है इसका। अगर कोई विषम समित मैट्रिक्स है तो हम जानते हैं कि उसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं, n इंटू n की है। इसके अलावा जो एलिमेंट हैं वो
नॉन जीरो होते हैं और उसमें से भी कुछ जीरो भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि जीरो नहीं हो सकते, इसमें से भी कुछ जीरो हो सकते हैं, लेकिन ये एलिमेंट जीरो होने कंपलसरी है। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन ये था कि जो नॉन जीरो एलिमेंट है वो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। मैक्सिमम इसलिए पूछा गया है कि ये सारे एलिमेंट मैक्सिमम नॉन जीरो हो सकते हैं, ये वाले एलिमेंट और ये वाले एलिमेंट, इसमें से भी कुछ जीरो हो सकते थे, इसलिए उसने ये नहीं पूछा कि नॉन जीरो एलिमेंट कितने होते हैं, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। मतलब हमें ये सारे एलिमेंट और ये सारे एलिमेंट नॉन जीरो एलिमेंट अज्यूम करने हैं। तो एक बार पहले हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम कहेंगे कि यहाँ एक, जैसे यहाँ डिस्कस करें, यहाँ पर एक एलिमेंट होगा, यहाँ पर कितने होंगे, दो नॉन जीरो एलिमेंट होंगे, फिर कितने होंगे, 3 हो जाएंगे, और लास्ट में चलते चलते यहाँ तो जीरो है, तो ये कितने हो जाएंगे, n-1 हो जाएंगे। यदि हम नॉन जीरो एलिमेंट की संख्या काउंट करते हैं तो जो सेकंड रो है उसमें कितना होगा, 1 होगा, नेक्स्ट वाले में कितने होंगे, नेक्स्ट वाले में 2 होंगे, फिर कितने होंगे, फिर 3 हो जाएंगे, और सबसे लास्ट वाला जो लाइन है उसमें कितने हो जाएंगे, n-1, क्योंकि ये जीरो एलिमेंट है। और जितने ये होंगे उतने ही हमारे पास ये वाले एलिमेंट भी नॉन जीरो एलिमेंट होंगे। हाँ, माइनस का निशान का फर्क होगा, लेकिन हमें ये वाले भी सारे एलिमेंट नॉन जीरो हैं और ये वाले भी सारे एलिमेंट नॉन जीरो मानकर मैक्सिमम नॉन जीरो एलिमेंट की संख्या बतानी है। तो इधर या ऐसे कैसे कर लीजिए, या फिर एक इस तरह से ज्ञात कीजिए कि टोटल एलिमेंट कितने होते हैं। टोटल एलिमेंट होते हैं n², उसमें से जीरो एलिमेंट कितने हैं, जीरो एलिमेंट कितने हैं, n, तो n² में से n घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, n गुना n-1। इस तरीके से भी सिंपली हम बता सकते हैं कि टोटल कितने मैक्सिमम नॉन जीरो एलिमेंट होंगे। तो मैक्सिमम नॉन जीरो एलिमेंट कितने होंगे, n × n-1। ठीक है, क्योंकि टोटल कितने एलिमेंट है, n², उसमें से जीरो एलिमेंट कितने हैं, n। मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य हैं और बाकी अवयव क्या माने, अपने नॉन जीरो एलिमेंट माने हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। इसी पेज नंबर पर क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास दे रखा है कि जो A मैट्रिक्स है वो n क्रम की एक सममित मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 19, n क्रम की सममित मैट्रिक्स है और A में असमान अवयवों की अधिकतम संख्या, A में असमान अवयवों की अधिकतम संख्या, और ऑप्शन हमारे पास n², n × n-1, 1/2, यही ऑप्शन, 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। क्वेश्चन क्या है कि A मैट्रिक्स जो है वो n क्रम की, n गुना n की एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो A में जो असमान अवयव हैं उसकी अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है वो देखते हैं क्या होगा सॉल्यूशन इसका। एक मैट्रिक्स है हमारे पास A मैट्रिक्स जो n × n ऑर्डर की है, और हम जानते हैं कि अगर वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो फिर Aij = Aj। इसका मतलब जो एलिमेंट यहां पर लिखा गया होगा वही एलिमेंट यहां पर लिखा गया होगा, जो एलिमेंट यहां लिखा गया होगा वो एलिमेंट यहां लिखा होगा। इस प्रकार से ये वाले एलिमेंट जो मुख्य विकर्ण के इधर वाले एलिमेंट है वो सारे के सारे एलिमेंट इधर से रिपीट हो जाएंगे। ठीक है, जो इधर एलिमेंट लिखे जाएंगे मुख्य विकर्ण के इधर वाले एलिमेंट और इधर वाले एलिमेंट आपस में आइडेंटिकली इक्वल होंगे अगर वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि Aij इक्वल होता है Aj। A12 इक्वल होगा 21 के, A13 इक्वल होगा A31 के, A14 इक्वल होगा A41 के, A23 इक्वल होगा A32 के। इस प्रकार से इधर वाले सारे एलिमेंट्स इधर वाले सारे एलिमेंट के इक्वल हो जाएंगे। तो मैक्सिमम डिफरेंट एलिमेंट हम ये मान के चलते हैं कि इधर वाले सारे एलिमेंट अलग अलग हैं लेकिन इन सब के सेम है। तो मैक्सिमम कितने डिफरेंट एलिमेंट हो सकते हैं, ये वाले सारे एलिमेंट डिफरेंट हो सकते हैं। तो मैक्सिमम डिफरेंट एलिमेंट्स की संख्या अगर आपसे पूछी जाएगी तो हम यूं कह सकते हैं कि यहां पर कितने हैं, 1, फिर कितने हैं उसके बाद 2, फिर उसके बाद कितने हैं 3, फिर कितने हैं 4, फिर कितने हैं 5, और ऐसे करते करते लास्ट में कितने हैं n। और जो मुख्य विकर्ण के उधर वाले अवयव हैं वो इन वाले अवयवों के सेम है क्योंकि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो मैक्सिमम डिफरेंट एलिमेंट की संख्या 1 + 2 + 3 + 4 लास्ट में n सोन n, और 1 से लेकर n प्राकृत संख्याओं का योग होता है n × n+1/2। तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर ये था और इस क्वेश्चन का आंसर है 1/2 n × n+1। तो ये है क्वेश्चन नंबर 19 पेज नंबर 10 पर कि अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है n × n की तो उसमें मैक्सिमम कितने डिफरेंट एलिमेंट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है
पेज नंबर 9 पर क्वेश्चन नंबर 12। पेज नंबर 9 पर क्वेश्चन नंबर 12 है। ए जो है एक सममित मैट्रिक्स है और बी जो है एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 12 पेज नंबर 9। ए सममित है और बी विषम सममित है। ए सिमेट्रिक है, बी स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हमें बताना है कि n बिलोंग्स टू कैपिटल N प्राकृत संख्याओं के लिए कौन सा कथन गलत है। गलत कथन बताना है। पहला कथन दे रखा है a की पावर n सममित होगा। दूसरा कथन आपको दे रखा है a की पावर n सममित है केवल तभी जब n सम है। केवल तभी सममित है जब n सम होगा। तीसरा आपको बता रखा है b की पावर n विषम सममित है। b की पावर n विषम सममित है यदि n विषम है, और चौथा आपको बता रखा है b की पावर n सममित है जब n सम है। तो आज की क्लास में भी इस प्रॉपर्टी को रिपीट किया था और लास्ट क्लास में भी ये प्रॉपर्टी बताई जा चुकी है कि अगर कोई सममित है तो उसकी सभी इंटीग्रल पावर सिमेट्रिक होती है। इफ a is symmetric then a raised to power n is symmetric। अगर b स्क्यू सिमेट्रिक है, विषम सममित है, तो जो उसकी इवन पावर होती हैं, जब पावर सम होती हैं तब तो वो सममित होता है, और अगर पावर विषम होती हैं तो वो विषम सममित होता है। अगर a सममित है तो उसकी सभी पावर करने पर सममित मैट्रिक्स आती है। अगर b विषम सममित है तो उसकी सम पावर करते हैं तो सममित आता है, और विषम पावर करते हैं तो विषम सममित आता है। ये लास्ट क्लास में आपको प्रूफ करवाया जा चुका है और इस क्लास में आपको इस प्रॉपर्टी को बताया था। तो देखिए अगर a सममित है तो a की पावर n सममित होता है, ये कथन सही है। अगर a सममित है तो a की पावर n सममित होता है केवल तभी जब n सम है, ये कथन गलत है। ये कह रहा है कि a की पावर n केवल तभी सममित होता है जब n सम है, तो ऐसा नहीं है। जब n कोई भी नेचुरल नंबर हो तो a की पावर n हमेशा सममित होता है, तो इसलिए ये कथन गलत है। हाँ, b की पावर n विषम सममित होता है जब n विषम है, सही बात है। अगर n विषम होगा तो b की पावर n विषम सममित होगा, अगर n सम होगा तो b की पावर n सममित होगा। तो दूसरा कथन गलत है। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है? अगर a सिमेट्रिक है तो उसकी सभी इंटीग्रल पावर सिमेट्रिक होती है। अगर b स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसकी जो इवन पावर है वो सिमेट्रिक होती है, और जो उसकी ओड पावर है वो स्क्यू सिमेट्रिक होती है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 84 पेज नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 84 पेज नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 84 है पेज नंबर 13 पर। वो कहता है कि उपयुक्त क्रम ABC के लिए, ABC का जो भी क्रम सही है उसके लिए, उपयुक्त क्रम ABC के लिए हमें ये बताना है कि कौन सा कथन गलत है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पहला कथन है a प्लस b इक्वल होता है b प्लस a के। दूसरा कथन है a इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल होता है b का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज। तीसरा कथन है a इंटू बी इक्वल टू 0, इट्स इम्प्लाइज a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0। और चौथा कथन है a इंटू बी इक्वल टू a इंटू सी, इट्स इम्प्लाइज b इक्वल टू c। गलत कथन बताना है। देखिए पहले कथन में आपको ये दे रखा है कि मैट्रिक्स एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है। तो हम जानते हैं कि मैट्रिक्स एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ये कथन सही है।
ट्रांसपोज के अंदर हमने पढ़ा था A इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल होता है B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज, तो ये कथन भी सही है। जब हम मैट्रिक्स प्रोडक्ट पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि A इंटू बी इक्वल टू 0 इट्स नॉट इम्प्लाइज A इक्वल टू 0 और B इक्वल टू 0। जब हमने लास्ट क्लास मैट्रिक्स प्रोडक्ट पढ़ रहे थे तब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो मैट्रिक्स प्रोडक्ट पढ़ रहे थे तब आपको बताया था कि मैट्रिसेस के अंदर मल्टीप्लिकेशंस के अंदर जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट करते हैं। जीरो डिवाइजर्स का मतलब होता है कि बिना एलिमेंट्स के खुद के जीरो हुए उनका प्रोडक्ट जीरो हो सकता है। यानी कि अगर मैट्रिक्स प्रोडक्ट जीरो आता है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो दोनों में से किसी एक का जीरो होना जरूरी है। और इसका हमने एग्जांपल भी दिया था कि मान लीजिए मैंने ए मैट्रिक्स लिखी है 1 0 0 ये वाली, और एक मैट्रिक्स मैंने बी लिखी है 0 0 1 0, और अगर मैं इसका गुना करता हूँ a इंटू बी तो दिस इंटू दिस जीरो आता है, दिस इंटू दिस ये भी जीरो आता है, ये भी जीरो आता है, ये भी जीरो आता है। तो a इंटू बी जीरो है लेकिन ना तो a जीरो है ना ही b जीरो है, तो ये कथन गलत है। a इंटू बी इक्वल टू जीरो इट्स नॉट इम्प्लाइज a इक्वल टू जीरो और b इक्वल टू जीरो, तो ये कथन गलत है। अब फोर्थ स्टेटमेंट की बात करते हैं। ये कहता है कि a इंटू बी इक्वल टू a इंटू सी इट्स इम्प्लाइज b इक्वल टू सी, यानी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैंसलेशन लॉ को फॉलो करता है, तो ये कथन भी गलत है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो कैंसलेशन लॉ को फॉलो नहीं करता। किस तरह से वो देखते हैं, इसी एग्जांपल को अपने ले लेते हैं। अभी अपने ये प्रूफ किया था, एक एग्जांपल दिया था अपने, इसमें a भी जीरो नहीं था और b भी जीरो नहीं था, और a इंटू बी कितना आया था, जीरो मैट्रिक्स हमारे पास आई थी। हमारे पास a क्या था 1 0 0 ये था, और b मैट्रिक्स मेरे पास क्या थी, ये था, और हमारे पास आंसर क्या आया था, जीरो मैट्रिक्स। अगर मैं इस तरफ एक एग्जांपल ये ले लेता हूं 0 0 1 0, ये ले लिया, ठीक है, कोई जीरो मैट्रिक्स थी तो जीरो के साथ इसको जूम कर सकते हैं। अगर ये लेते हैं तो इसके साथ इसको मैं कैंसिल कर देता हूं, जो हम कह रहे हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैंसलेशन लॉ को फॉलो करता है। तो अगर बाय द वे रफली समझने के लिए इसको मैंने काट दिया तो इससे ये प्रूव होता है कि जीरो मैट्रिक्स होनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। तो मैंने जब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस पढ़ रहे थे तब बताया था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैंसलेशन लॉ को फॉलो नहीं करता, हाँ केवल तभी करता है अगर ए मैट्रिक्स जो हम कैंसिल करने जा रहे हैं उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता हो, उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो, यानी कि वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो, इनवर्सिबल हो, तब इनवर्स एग्जिस्ट करता है और कैंसलेशन लॉ फॉलो होता है। जनरली कैंसलेशन लॉ फॉलो नहीं होता। हाँ अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तब ऐसा होगा। अगर ए की डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, ए नॉन सिंगुलर है, ए इनवर्सिबल मैट्रिक्स है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तब ये सही होगा। फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो 84 का 3 नंबर और 4 नंबर दोनों ही ऑप्शन सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर, पेज नंबर 14। इसी पेज नंबर पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 85। क्वेश्चन है 85 नंबर, पेज नंबर 14। ए जो है एक नॉन जीरो अशून्य वर्ग मैट्रिक्स है, अशून्य वर्ग मैट्रिक्स है। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास a प्लस a का ट्रांसपोज विषम समित है, विषम समित है, और a माइनस a का ट्री समित है। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास a प्लस a का ट्रांसपोज, ये तो समित है, और a माइनस a का ट्रांसपोज ये विषम समित है। और तीसरा ऑप्शन है हमारे पास दोनों ही समित है, ये दोनों समित है, और चौथे ऑप्शन में हमारे पास है कि दोनों केवल दोनों विषम समित है। तो सिंपल सा एक रिजल्ट आपसे पूछा है जो हमने प्रूफ किया था लास्ट क्लास के अंदर कि अगर A कोई भी नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है तो A प्लस A की T हमेशा समित होती है और A माइनस A का T हमेशा
विषम समित होती है। लास्ट क्लास के अंदर जब हम उसकी थ्योरी पढ़ रहे थे तो ये प्रूव करवाया जा चुका है। सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 नंबर ऑप्शन सही है। a प्लस a का ट्रांसपोज सिमेट्रिक होता है और a माइनस a का ट्रांसपोज जो होता है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पेज नंबर 14 पर ही 101 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 101 पेज नंबर 14। वो कहता है कि A मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2 गुना 3, B मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3 गुना 2 और C मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3 गुना 3। और हमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा परिभाषित नहीं है, कौन सा परिभाषित नहीं है, ये पूछा गया। पहला ऑप्शन है BAC, B इंटू A इंटू C। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास C इंटू A प्लस A ट्रांसपोज। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास C इंटू A प्लस B का ट्रांसपोज और चौथा ऑप्शन है हमारे पास C इंटू A प्लस B के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। परिभाषित नहीं है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस में हमने पढ़ा था कि A इंटू B कब डिफाइंड होता है, अगर A के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स B के अंदर नंबर ऑफ रो के इक्वल हो। A इंटू B कब परिभाषित होता है, अगर A में स्तंभ की संख्या B की पंक्तियों की संख्या के इक्वल हो तो उसी बेस पर हम चेक करते हैं। जैसे मान लो 1v1 को एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये ऑप्शन आपने लिया कि ये डिफाइंड है कि नहीं, तो फिर सम कब डिफाइंड होता है, जब इन दोनों का ऑर्डर सेम हो। A का ऑर्डर क्या है 2 गुना 3, B का ऑर्डर है 3 गुना 2। अगर इसका ट्रांसपोज करोगे तो इसका ऑर्डर भी 2 गुना 3 हो जाएगा, तो A प्लस B तो डिफाइंड है, A प्लस B का ट्रांसपोज ये डिफाइंड है और इसका ऑर्डर हमारे पास क्या आएगा 2 गुना 3 आएगा। C का क्या है 3 गुना 3, तो 3 गुना 3 तो ये ही डिफाइंड नहीं है। सबसे पहला ऑप्शन ये मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड नहीं हुई, ये 3 आ रहा है ये 2 आ रहा है, तो ये ही परिभाषित नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया किस तरह से A का ऑर्डर क्या है 2 गुना 3, B का ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या है 2 गुना 3, दोनों को जोड़ा जा सकता है। जोड़ने पर कौन सी मैट्रिक्स आएगी 2 गुना 3 की। यहाँ 2 गुना 3 है, यहाँ कितना है 3 गुना 3, तो ये दोनों सेम नहीं है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब देखते हैं जैसे ये परिभाषित कैसे, A का क्रम क्या है 2 गुना 3, इसका क्रम क्या है 2 गुना 3, दोनों को जोड़ोगे तो किस क्रम की मैट्रिक्स आएगी 2 गुना 3, लेकिन उसका ट्रांसपोज करोगे तो क्या क्रम की मैट्रिक्स आएगी 3 गुना 2 और इसका ऑर्डर क्या है 3 गुना 3। तो ये जो स्तंभ है और ये पंक्तियों की संख्या ये इक्वल है, तो ये मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है। इसी प्रकार से आप देख सकते हो कि ये डिफाइंड है कि नहीं है। तो B का क्रम क्या है 3 गुना 2, A का क्रम क्या है 2 गुना 3 और C का क्रम क्या है 3 गुना 3। तो B को A से गुना किया जा सकता है, ये दोनों सेम है और गुना करने के बाद मैट्रिक्स कौन सी आएगी 3 गुना 3 की, और 3 गुना 3 क्रम की मैट्रिक्स को 3 गुना 3 क्रम की मैट्रिक्स के साथ गुना किया जा सकता है, तो ये भी डिफाइंड है। इसी प्रकार से देखोगे तो ये भी डिफाइंड है। तो C इंटू A प्लस B का ट्रांसपोज ये डिफाइंड नहीं है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 123 और पेज नंबर है 16। क्वेश्चन नंबर है 123, पेज नंबर है 16। एक मैट्रिक्स आपको दे रखी है, A मैट्रिक्स 1 2 2 2 1 -2 A 2 B, और ये एक ऐसी मैट्रिक्स है कि A इंटू A का ट्रांसपोज इक्वल टू है 9 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और I जो है वो 3 गुना 3 की हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, I3 है मतलब, और हमें बताना है A और B की वैल्यू, छोटा a और छोटा b की क्रमित वैल्यू, क्रमशः क्या वैल्यू होगी 2 और -1, -2 और 1, 2 और 1 और -2 और -1, ये बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास, A इंटू A का ट्रांसपोज इक्वल टू हमें दे रखा है 9 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो
तो ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 1 2 2 2 1 माइनस 2 ए 2 बी। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज होता है कि पंक्ति को कॉलम बना दी जाए, तो पहली पंक्ति 1 2 2 क्या बन जाएगा पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति क्या बन जाएगी दूसरा कॉलम, और तीसरी पंक्ति बन जाएगी तीसरा कॉलम। और इक्वल टू हमें दे रखा है 9 गुना आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 9 से गुना कर दिया तो ये आ जाएगा। अब जब इसका मल्टीप्लिकेशन करके और उसका कंपैरिजन करेंगे तो फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम तो हमारे पास आएगा 9, और फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम तो हमारे पास आएगा 0। लेकिन क्योंकि हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसलिए हमें पूरी मैट्रिक्स को प्रोडक्ट ना करके हमें केवल वो एलिमेंट चाहिए जिसमें ए और बी आए, और 2 समीकरण हमें चाहिए। यानी कि मैं फर्स्ट रो का अगर फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 आएगा, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 आएगा, लेकिन ए और बी नहीं आएंगे। तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ फर्स्ट रो का किसके साथ थर्ड कॉलम के साथ, और इक्वल टू क्या आएगा 0। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू 1 ए प्लस 2 गुना 2 4 प्लस 2 गुना बी इक्वल टू 0। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। इसी प्रकार से अगर आप सेकंड रो देते हो और फर्स्ट कॉलम देते हो तो 0 आएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम लोगे तो 9 आएगा, सेकंड रो और थर्ड कॉलम लोगे तो 0 आएगा, और उसमें ए और बी भी आएंगे। तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम तो 2 इंटू ए प्लस 1 इंटू 2 और माइनस 2 इंटू बी इक्वल टू 0। ये हमारे पास 2 इक्वेशंस मिलती हैं, इसमें प्लस का 2 भी है, इसमें माइनस का 2 भी है, दोनों को ऐड कर देंगे तो 2b से 2b कैंसिल हो जाएगा, तो 3a प्लस 6 इक्वल टू 0। इट्स इम्प्लाइज a की वैल्यू -2 है। अगर a की वैल्यू -2 हम यहाँ रख देते हैं किसी भी इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो -2 प्लस का 4 प्लस का 2b इक्वल टू 0। तो 2b की वैल्यू कितनी आती है -2b की वैल्यू कितनी आती है -1। तो -2 एंड -1 डी ऑप्शन हमारा सही है। तो आज करते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 49, पेज नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 49, पेज नंबर 11। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर है 49, पेज नंबर हमारे पास है 11। ए जो है वो विषम सममित मैट्रिक्स है, ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, विषम सममित मैट्रिक्स है, और सी जो है वो उपयुक्त क्रम का कोई स्तंभ मैट्रिक्स है, एक सही ऑर्डर का उपयुक्त क्रम का स्तंभ मैट्रिक्स। उपयुक्त का मतलब है ताकि वो डिफाइंड हो सके, जो आपको दे रखा है स्तंभ मैट्रिक्स है। और C डैश, C का ट्रांसपोज इनटू A इनटू C किसके इक्वल होगा ये बताना है। और हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है 1 0 0 1, दूसरा ऑप्शन है 1 0 0 0, तीसरा ऑप्शन है 1, और चौथा ऑप्शन है हमारे पास 0। इस 0 का मतलब है जीरो मैट्रिक्स। तो अब हम देखते हैं, अगर A विषम सममित मैट्रिक्स है और C जो है वो उपयुक्त क्रम का कोई स्तंभ मैट्रिक्स है, तो C डैश A C किसके इक्वल होगा ये बताना है। देखें, अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि 3 गुना 3 एग्जांपल लेके चलते हैं कि A विषम सममित मैट्रिक्स है, 3 गुना 3 की मैंने विषम सममित मैट्रिक्स ली 0 A B माइनस A माइनस B 0 C माइनस C और 0, ये हमारे पास। और C मैट्रिक्स मैंने कॉलम मैट्रिक्स ले लिया P Q R, और जब इसका ट्रांसपोज करोगे तो हमारे पास एक आ जाएगा P Q R, इस तरह से रो मैट्रिक्स आ जाएगा। अब जब आप इसका प्रोडक्ट करते हैं, जैसे इसका गुणा इसके साथ करेंगे,
जब इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, माइनस का ए क्यूब और माइनस का बी आर। जब इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो हमारे पास आएगा ए पी और माइनस का आर सी, और जब इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा, पी बी और प्लस में क्यू सी, ए बी प्लस में क्यू सी। और जब आप इसका गुणा फिर से इसके साथ करते हैं तो हमारे पास आता है माइनस का ए पी क्यू माइनस का बी पी आर प्लस ए पी क्यू माइनस क्यू आर सी प्लस पी बी आर और प्लस में क्यू आर सी। और हम देखते हैं कि माइनस का ए पी क्यू और प्लस का क्यू कैंसिल होता है, माइनस का पी बी बी आर इसके साथ कैंसिल होता है और माइनस का क्यू आर सी इसके साथ कैंसिल होता है, यानी कि हमारे पास क्या आता है, जीरो मैट्रिक्स। तो हमारे पास जीरो मैट्रिक्स आएगा, लेकिन ये तभी है जब इसका क्रम जो है वो 3 गुना 3 होना चाहिए। तो ये बात यहाँ पर मेंशन नहीं है, यहाँ मेंशन होनी चाहिए कि ये 3 गुना 3 क्रम की विषम समित मैट्रिक्स है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 49। अब कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए होमवर्क एक्सरसाइज करने के लिए, जो आप आसान सी क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक पर, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर, जो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2, पेज नंबर है 9, क्वेश्चन नंबर है 69, पेज नंबर है 12, क्वेश्चन नंबर है 9, पेज नंबर है 32, क्वेश्चन नंबर है 43, पेज नंबर है 34 और क्वेश्चन नंबर है 51, पेज नंबर है 11। ठीक है, तो और ये क्वेश्चंस हैं जो आप कर सकते हैं रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस के लिए। तो लास्ट क्लास में हमने टॉपिक को पढ़ा था, इस क्लास में हमने उससे संबंधित क्वेश्चंस किए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और उसकी प्रॉपर्टीज समझ आया होगा। फिर भी आपका कोई डाउट है या और कोई क्वेश्चंस आपका कोई है तो आप कमेंट बॉक्स में उससे पूछ सकते हैं और आपको कोशिश की जाएगी कि आपको उस क्वेश्चन का जवाब आपको बताया जाए। और यदि और कुछ आप डिस्कशन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।